हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम का 3rd चैप्टर है, जिसमें हम जो चैप्टर देख रहे हैं रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स, इसका जो है ये 2nd लेक्चर है। तो आज के लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करके पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं बनते हैं, लेकिन जो भी बनता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बराबर जो है आपके एग्जाम में सब कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। तो चलिए, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है और इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपको अच्छे से अभी तैयार हो जाएगा, ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक आपको पता है, स्थिरांक की बात हो रही तो के होगा, कहां से निकालेंगे। चलिए इसको हम एक ऐसे ही बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई अभिकारक है और ये जो है उत्पाद बनाएगा, ये हमारा जो है उत्पाद बनेगा। तो भाई प्रारंभ में जो मोलर सांद्रता लिया जाएगा, प्रारंभ में मोलर सांद्रता, तो प्रारंभ में जो मोलर सांद्रता लेंगे ए होगा। और अगर हम बात करें टी समय बाद मोलर सांद्रता, अब अगर टी समय बाद की बात कर रहे हैं तो a माइनस एक्स हमारा हो जाएगा। भाई एक्स कुछ ना कुछ विघटित हुआ होगा, तो x जब प्रोडक्ट बना होगा तो a में से ही कम हो जाएगा, तो a माइनस एक्स हो जाएगा। आप लिखेंगे माना अभिक्रिया का वेग अभिकारक A के मोलर सांद्रता के समानुपाती है। एक बात आप जाने रहिएगा, माना अभिक्रिया का वेग जो होगा, अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारक A के मोलर सांद्रता के समानुपाती है, या आप कह सकते होता है। तो T समय पर अभिक्रिया का वेग, भाई अगर हम T समय पर देखें तो ये हमारा हो जाएगा, भाई अभिक्रिया की बात हो रही है तो dx अपान dt होगा, समानुपाती हो जाएगा a माइनस एक्स। भाई एक जो हमारा अभिकारक A है, ये T समय बाद क्या हो रहा है, a माइनस एक्स हो रहा है, तो ये हमारा वेग जो होगा अभिक्रिया का वेग वो dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा और ठीक करोगे या आप लिख सकते हो ये dx अपान dt समानुपाती हटाएंगे तो भाई यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और कांस्टेंट के लेंगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आया? भाई कुछ नहीं किए, ये समानुपाती हटा के बराबर लगा दिए और एक कांस्टेंट के ले लिए। अब आप बताएंगे जहां के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी अगर के की बात करें तो ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी इसी को विशिष्ट अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब ध्यान सुनिए, अगर हम यहाँ पर जब अभिकारकों की मोलर सांद्रता 1 मोल हो, तो मान लीजिए जो हमारा अभिकारक है इसकी मोलर सांद्रता 1 ले लिया जाए, तो अगर 1 ले लेंगे तो हमारा यही फार्मूला बन जाएगा dx अपान dt बराबर के। भाई a माइनस एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा, dx अपान dt बराबर के आ जाएगा। इतना समझ में आ गया ना? आप बताएंगे अर्थात के का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। अगर आप अभिकारक की सांद्रता जो है अगर 1 मोल ले लेते हैं तो हमारा जो के का मान होगा वो अभिक्रिया के वेग यानी dx अपान dt के बराबर होता है। समझ में आ गई नहीं? तो इस तरीके से जो है ये बराबर निकलता है। अब इसके अनुसार अब आप इसकी जब जो डिफिनीशन लिखेंगे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। भाई इस प्रकार आप इसकी परिभाषा जो बताएंगे कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण पर, यानी जो हमारा अभिकारक पदार्थ है इसके इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को, यानी इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहा जाता है। समझ में आ गई नहीं? आप बताएंगे स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहा जाता है। समझ में आ गई नहीं? यहां से आप बताएंगे कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण कब, जब 1 इकाई लोगे तब के बराबर होगा ना dx अपान dt, तो इकाई सांद्रण पर
होने वाले अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहा जाता है। क्लियर? तो ये इस तरीके से अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की परिभाषा जो है यहाँ से आपको निकल के आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए ले लेना, उत्पाद दे देना, प्रारंभ में मोलर सांद्रता ए ले लेना, t समय बाद मोलर सांद्रता a माइनस एक्स ले लेना। माना अभिक्रिया का वेग अभिकारक ए के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो t समय पर अभिक्रिया का वेग जो होगा वो dx अपान dt समानुपाती a माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है इसी को ठीक करोगे, dx अपान dt बराबर एक कांस्टेंट के लाओगे, समानुपाती हटा के a माइनस एक्स हो जाएगा। फिर जहां के कौन है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। कौन है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, जिसे विशिष्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। आप लिखो इसको चाहे ना लिखो, इतना तो लिख ही पाओगे, जिसे के जो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। फिर आप बताएंगे जब अभिकारकों की मोलर सांद्रता एक हो, मान लीजिए जो आपने अभिकारक लिया है इसकी मोलर सांद्रता एक हो, तो एक होगा तो dx अपान dt बराबर k हो जाएगा, अर्थात k का मान अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। तो आप बताएंगे कि इसकी डिफिनेशन यहां से आप बताएंगे, स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि ये वेग स्थिरांक होता क्या है। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई और इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अब हम इसमें दो पॉइंट आपको और बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें, ये जो आपने अभिक्रिया का वेग स्थिरांक देखा है तो इसके कुछ फैक्टर्स मिलेंगे, कारक मिलेंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे और साथ में जो है इसमें रिलेशन जो है आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है, फार्मूले पूछा जाता है। तो चलिए कौन सा फार्मूला है जो आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आप हेडिंग नोट्स डाल लीजिए, नोट्स करके हम बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो नोट हेडिंग डाल लो, एक आध हेडिंग ऐसा डाल लो नोट वोट करके, नोट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो नोट में आपके रहेगा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व ताप में निम्न संबंध होता है। भाई ये जो पहला नोट है आपका कि जो अभिक्रिया का ये वेग स्थिरांक होता है और ताप टेम्परेचर में क्या संबंध होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व ताप में संबंध बताओ। तो ऐसे करके पूछा जाएगा। तो चलिए हम संबंध बता देते हैं आपको। इसमें जो आपको संबंध देखने को मिलेगा ये हो जाएगा log k1 अपान k2 बराबर आप लिखेंगे E T2 माइनस T1 अपान 2.303 R T1 T2। यही संबंध जो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और ताप में जो है आपको देखने को मिलेगा। भाई वेग स्थिरांक K1 और K2 हो गया और ताप गुणांक टेम्परेचर आप देख रहे हो T2 माइनस T1, इस तरीके से मिला है। तो ये संबंध जो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व ताप में जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कौन क्या है इसको भी जान लो। जहां T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 है तथा T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2 है। बात समझ में आई इतना कि नहीं? भाई T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 है और T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2 है। इतना क्लियर हुआ। और इसमें आपने देखा है E लिखा है, क्या लिखा है? E। तो E बराबर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, यानी E जो होता है ये इसे हम सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी अंग्रेजी में बोला जाता है। और अगर हम बात करें R की तो ये भाई गैस स्थिरांक है। कौन है? गैस स्थिरांक। इसकी वैल्यू आपको पता होगा 0.08 करके आपको मालूम है, ठीक। तो ये आपका समझ में आ गया होगा। ई कौन है? ई अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है और आर जो है गैस स्थिरांक है और T1 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1 है तथा T2 ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K2 है। समझ में आ गया ना? चलो दूसरा इंपॉर्टेंट जो है उसको देख लेते हैं। दूसरा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में संबंध। ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा गया है कि वेग स्थिरांक व ताप गुणांक में क्या संबंध होता है। तो आप बताएंगे कि वेग स्थिरांक का ताप गुणांक बराबर T प्लस
10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान बटे t डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। ध्यान समझिएगा भाई, ये भी खूब पूछा गया है आपके एग्जाम में कि वेग स्थिरांक और ताप गुणांक में संबंध बताओ। तो ध्यान रखिएगा, वेग स्थिरांक का ताप गुणांक जो होता है T प्लस 10 डिग्री, T में जो भी टेम्परेचर होगा उसमें 10 डिग्री और ऐड कर लेना, तो T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान और बटे में T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। यही जो है वेग स्थिरांक का ताप गुणांक में संबंध जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये दोनों बातें आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। तो ये सारी बातें आपको कैसे लिखी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।